नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैसा ही ये बंधन अनजाना भाग 14 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कहानी अपलोड करने में बहुत टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। सुबह देव की आंख घर की आरती से खुली। वह अपने कानों पर पिल्लो रख कर बड़बड़ाते हुए बोला, देव, अरे यार, ये घर वाले भी ना संडे के दिन भी नहीं सोने देते, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। वहीं नंदिनी नहा धोकर आरती में पहुंच चुकी थी। नंदिनी को देखकर मौसी दादी बहुत खुश हो गईं। आरती की थाली नंदिनी को पकड़ा दी और सभी लोग मिलकर आरती करने लगे। बस कोई नहीं था तो वह देव, क्योंकि देव की अक्सर यही आदत थी कि वह संडे के दिन बहुत लेट उठता था। विकास, छोटी चाची का बेटा, वह मौसी दादी को बहुत डरता था। वह भी समय पर आरती में पहुंच गया। बाकी सभी घरवाले भी आरती में शामिल थे। आरती खत्म होने के बाद मौसी दादी बड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठती हुए बोली, यह लड़का भी ना कभी आरती में शामिल नहीं होता। आज संडे के दिन भी घोड़े बेचकर सोया हुआ है। तभी विकास बोल पड़ा, मौसी दादी, वह तो आपका लाडला है, फिर आज क्यों गुस्सा कर रही हैं उस पर? विकास की बात सुनकर मौसी दादी बोली, हाँ, है वो मेरा लाडला, तुम सब क्या जानो। उसके माता पिता के जाने के बाद मैंने कैसे उसे पाला है। ये कहते कहते कौशल्या देवी भावुक हो जाती हैं। मौसी दादी को भावुक होता देख विकास झट से उनके पास जाकर पीछे से कौशल्या देवी को हक करके गले लगा लेता है और कहता है, सॉरी मौसी दादी, मेरा मकसद आपको दुखी करने का बिल्कुल नहीं था, सॉरी। विकास की बात सुनकर कौशल्या देवी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कौशल्या देवी, अब तुम दोनों भले ही मुझे कितना भी सताओ, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरा पार्टनर मिल चुका है। मौसी दादी की बात सुनकर सारे घर वाले मौसी दादी को सवालिया नज़रों से देखने लगे और विकास जोर से, पार्टनर? मौसी दादी, अब इस उम्र में? अरे मेरी बहू नंदिनी, अब से वो मेरी पार्टनर है। विकास, ओ मौसी दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर नंदिनी से, भाभी, आप भाई के कान खींचा कीजिए, मौसी दादी ने उनको कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। फिर मौसी दादी की तरफ देखता है तो मौसी दादी उसे ही घूर रही होती हैं। उनको अपनी तरफ घूरता देखकर वो शक पका जाता है और अपनी बात को घुमाने की कोशिश करते हुए बोला, विकास, भाभी, लगता है आप बहुत जल्दी सो जाती हो। मैं कल आपसे मिलना चाहता था मगर आप शायद सो चुके थे। मेरे बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैं आपका देवर हूँ, मगर आप मुझे वो भैया भैया कहकर मत बुलाना। आप मुझे बिक्की बुला सकती हो, जैसे कि देव भाई बुलाते हैं। आप तो सच में बहुत सुंदर हो, इसलिए भाई ने आपसे ज़बरदस्ती शादी की होगी। विकास की बात सुनकर नंदिनी कोई जवाब नहीं देती। इधर मौसी दादी समझ गईं कि नंदिनी को विकास की बात अच्छी नहीं लगी। मौसी दादी नंदिनी से बोली, नंदिनी बेटा, तू इस पागल की बातों पर ध्यान मत दे, ये तो कुछ भी बोलता है। जाओ, तुम देव को नाश्ते के लिए बुलाकर ले आओ। अगर ना उठे तो एक बाल्टी पानी डालकर उठा देना। मौसी दादी की बात सुनकर नंदिनी रूम की तरफ चल दी और सोचने लगी, नंदिनी अपने मन में, ये मौसी दादी ने मुझे कैसा काम सौंप दिया है। देव अगर उठता है तो अपनी मर्जी से उठता है और सोता है तो अपनी मर्जी से, और अगर उसकी नींद कोई भी डिस्टर्ब करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मौसी दादी ने मुझे जानबूझकर मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने भेजा है। वो सीढ़ियों के पास जाकर रुक जाती है,
फिर पीछे मुड़कर देव की बड़ी चाची यानी कि प्रतिभा जी को इशारा करके बुलाती है। प्रतिभा जी नंदिनी के पास जाकर, प्रतिभा जी, क्या बात है नंदिनी बेटा, क्या हुआ? नंदिनी, वो चाची जी, आप जाकर देव को उठा दीजिए ना, मैं तब तक मीना के साथ किचन में नाश्ते की तैयारी करवाती हूँ। प्रतिभा जी समझ गईं कि नंदिनी क्यों बहाना बना रही है। देव की आदत का सबको पता था, इसलिए कोई उसे नींद से नहीं उठाता था। प्रतिभा जी बोली, अरे वो बेटा, मुझे दूध वाले का हिसाब करना है, वो आता ही होगा। ऐसा करो, तुम जाकर देव को उठा दो, मैं मीना को बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनना है। ओके। इतना कहकर वो मुस्कुराकर किचन की तरफ चली जाती हैं। नंदिनी अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, नंदिनी, ऐसा लगता है कि ये सब इन लोगों की सोची समझी चाल है। आज तो ये लोग मुझे बलि का बकरा बनाकर ही रहेंगे। चल नंदिनी बेटा, आज तो तुझे माता रानी ही बचा सकती हैं। और माता रानी का नाम लेकर ऊपर की तरफ चल देती है। सच तो यही था कि मौसी दादी और प्रतिभा जी ने विकास को भी अपने प्लान में शामिल करने के लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि देव और नंदिनी का तलाक हो। मौसी दादी को सब कुछ पता था कि देव और नंदिनी उनके सामने पति पत्नी होने का नाटक करते हैं, मगर असलियत में वो दोनों इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते। दोनों तलाक लेकर अलग होना चाहते हैं और वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक नंदिनी और देव के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होगा, तब तक दोनों का तलाक नहीं रोका जा सकता। तो हाँ दोस्तों, अब चलते हैं नंदिनी के पास। नंदिनी डरते डरते रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि देव पेट के बल पूरे बेड पर पसरा हुआ है। देव को देखकर नंदिनी अपने मन में बड़बड़ाई, ऐसे कौन सोता है भला? आज संडे है तो क्या कुंभकर्ण की तरह सोएंगे? अब कैसे जगाऊं मैं इनको? नंदिनी दूर से देव को आवाज़ लगाती है, देव सर, उठिए, मौसी दादी आपको नाश्ते पर बुला रही हैं। इधर मौसी दादी गेट के पास खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी, मगर नंदिनी को इस बात का कोई एहसास नहीं था। नंदिनी ने देव को बार बार आवाज़ लगाई, मगर देव नहीं जागा। तो नंदिनी देव के करीब जाकर उसको कंधे से पकड़कर हिलाने लगी। देव सर, उठ जाइए ना, दादी माँ आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। देव ने नंदिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। नंदिनी देव के ऊपर गिर जाती है। नंदिनी बोली, अरे देव, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। देव नंदिनी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो, मौसी दादी छुपकर हम दोनों को देख रही हैं। माना कि हम अकेले में कैसे भी रहें, मगर घर वालों को यही दिखाना है कि हमारा रिश्ता एक अच्छे पति पत्नी जैसा है। देव की बात सुनकर नंदिनी चुपचाप देव के सीने पर सिर रखकर लेटी रही, मगर देव के इतने करीब होने से उसके बदन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। देव के दिल की धड़कन उसे सुनाई दे रही थी। आज नंदिनी को न जाने क्या होने लगा, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। नंदिनी देव के बदन की खुशबू में खोने लगी। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों की उंगलियों को देव के सीने पर धीरे धीरे घुमाने लगी। नंदिनी के ऐसा करने से देव की भी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसकी उंगलियां भी अपने आप नंदिनी की पीठ पर घूमने लगीं। दोनों को ही एक दूसरे की नज़दीकियां अच्छी लगने लगीं। दोनों ही एक अलग दुनिया में खोते चले गए। दोनों इतने मदहोश हो गए कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें ये तक खबर नहीं थी। देव की चौड़ी छाती पर नंदिनी का सिर भी घूमने लगा। नंदिनी के होंठ देव की गर्दन को छूते हुए उसके होंठों के पास आने ही वाले थे कि तभी विकास भागता हुआ रूम में आता है, क्योंकि मौसी दादी तो ये सब देखकर पहले ही जा चुकी थी।
उन्होंने ही विकास को दोनों को बुलाने भेजा था। विकास भागते हुए, भाई भाई जल्दी चलो, मौसी दादी को पता नहीं क्या हुआ है। विकास की आवाज़ सुनकर दोनों सकपकाकर खड़े हो जाते हैं। नंदिनी शर्मा कर अपनी नज़रें घुमा लेती है। देव घबराते हुए, देव क्या हुआ मौसी दादी को? विकास, पता नहीं, नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही थी मगर अचानक घबराहट होने लगी और वो चक्कर खाकर गिर गईं। देव और नंदिनी विकास की बात सुनकर भागते हुए मौसी दादी के रूम में पहुंच गए। देव, दादी माँ। मौसी दादी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थीं। प्रतिभा जी उनके पास उदास चेहरे के साथ बैठी हुई थीं। देव कौशल्या देवी के पास जाकर बैठ जाता है और उनके सिर पर हाथ रखते हुए प्रतिभा जी से पूछता है, देव, चाची जी क्या हुआ है दादी माँ को? प्रतिभा जी, पता नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी, बस तेरे और नंदिनी के बारे में ही बात कर रही थी कि अचानक घबराहट होने लगी। दिल की मरीज जो हैं, डॉक्टर साहब ने ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। हमेशा तेरी ही चिंता रहती है उन्हें। चाची की बात सुनकर देव कौशल्या देवी को आवाज़ देता है, देव, दादी माँ आंखें खोलिए। नंदिनी भी कौशल्या देवी के पैरों के पास जाकर बैठ जाती है। तब तक विकास डॉक्टर साहब को लेकर आ जाता है। डॉक्टर को विकास ने पहले ही सब समझा दिया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, लगता है इन्हें किसी बात की टेंशन रहती है, इसलिए इनका बीपी हाई हो गया है और चक्कर आ गए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश में आ जाएंगी और कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि इन्हें ज़्यादा टेंशन ना हो, वरना अटैक आने के चांसेस हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर देव घबरा जाता है और दादी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी कौशल्या देवी धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और बोली, देव बेटा, मैं अभी मरी नहीं हूँ, अभी क्यों रोता है? दादी को होश में आया देखकर देव और नंदिनी खुश हो जाते हैं। दादी देव और नंदिनी को अपने नज़दीक आने के लिए इशारा करती हैं। देव और नंदिनी दादी माँ के पास आ जाते हैं। दादी नंदिनी और देव का हाथ पकड़कर बोली, कौशल्या देवी, बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए, लेकिन बेटा, मैं जाने से पहले अपनी आँखों से तुम्हारे चिराग को देखकर जाना चाहती हूँ, उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों मेरा ये सपना पूरा करोगे? मौसी दादी की बात सुनकर देव और नंदिनी भौचक्का होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कौशल्या देवी दोबारा बोली, बोलो बेटा। देव, दादी माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। कौशल्या देवी, बेटा, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, पहले मेरी बात का जवाब दे। देव, जी दादी माँ, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। देव की बात सुनकर जहाँ कौशल्या देवी के कलेजे में ठंडक पहुँच गई, वहीं नंदिनी देव से नाराज़गी की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगी। विकास मन ही मन सोचने लगा, वाह दादी माँ वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने इन दोनों को करीब लाने का। प्रतिभा जी बोली, माँ जी, अब आप आराम कीजिए, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। बहुत जल्द इस घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारियाँ गूंजेंगी। सब लोगों की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी को अच्छा नहीं लगा, तो वो उदास हो जाती है। कहाँ तो वो अपने और देव के तलाक के दिन गिन रही थी, और अब ये एक नया बखेड़ा। आखिर क्या होगा जब देव और नंदिनी अकेले में मिलेंगे? दोनों में झगड़ा होगा या नंदिनी भी कौशल्या देवी की इच्छा पूरी करने में देव का साथ देगी? क्या सुबह देव के इतने करीब होने का नंदिनी के दिल पर कुछ असर होगा? कहीं ऐसा तो नहीं नंदिनी के दिल में भी प्यार का अंकुर फूट चुका है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आपको आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।